नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं खामोशी दुनिया मेरी जुबानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रात की नींद उड़ जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कानपुर एक छोटे से गांव के रहने वाले एक भैरव टोला इलाकों की है जिनका नाम विवेक वर्मा। तो चलिए अब यह कहानी विवेक वर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कानपुर का भैरव टोला इलाका बहुत पुराना था। संकरा रास्ता, पुरानी हवेलियां और दीवारों पर समय की परतें जमी हुई। दिन में भी वहां एक सन्नाटा रहता था और रात को तो जैसे हवा भी कदमों की आवाज बन जाती थी। विवेक वर्मा वहीं नौकरी करता था। एक दिन उसे एक मकान मिला, बड़ा, साफ सुथरा और सस्ता। मकान मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, बोले, बस एक शर्त है बेटा, ऊपर वाले कमरे में मत जाना, नीचे रह लो, किराया आधा कर दूंगा। विवेक हंस पड़ा। अरे बाबा, हम तो बस सुकून से रहना चाहते हैं, ऊपर जाएंगे ही नहीं। उसकी पत्नी निशा बोली, इतना बड़ा घर, वो भी इतने सस्ते में, भगवान ने सुना हमारी। पहले दिन सब सामान्य लगा। कमरा खुला, सामान सजा और घर में नई शुरुआत की खुशबू फैल गई। पर जैसे जैसे शाम ढली, हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी, पुराने लोहे और राख जैसी। निशा बोली, सुनो, ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। विवेक ने कहा, शायद चूहे होंगे। लेकिन आधी रात को जब सब सो गए तो फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी का दरवाजा अंदर से ठोक रहा हो। चंपा, उनकी 7 साल की बेटी, डर कर बोली, मां, ऊपर कोई है। विवेक उठा और टॉर्च लेकर सीढ़ियों तक गया। ऊपर का दरवाजा बंद था, पर उसके नीचे से हल्की रोशनी झांक रही थी। वो बोला, यह तो बंद था, फिर रोशनी कैसे? उसी वक्त हवा चली और टॉर्च बुझ गई और ऊपर से एक धीमी आवाज आई, किराएदार। विवेक पीछे हट गया, नीचे आया और किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन मकान मालिक आए किराया लेने। विवेक ने हंसते हुए पूछा, बाबा, ऊपर कौन रहता है? वो चौंके। क्यों पूछा? कल रात आवाजें आ रही थीं। बाबा की आंखें नीचे झुक गईं। बेटा, ऊपर मेरी बेटी का कमरा था, 5 साल पहले उसने वहीं फांसी लगा ली थी। निशा सिहर गई। फिर आप हमें क्यों लाए यहां? बाबा ने कहा, क्योंकि इस घर को कोई किराए पर नहीं लेता और जो लेता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। विवेक ने सोचा, शायद बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। पर निशा के चेहरे से रंग उड़ गया था। उसने कहा, वो आवाज़ को मैंने भी सुनी थी। रात को फिर वही हुआ, सीढ़ियों पर पायल की आवाज। दरवाजा अपने आप खटका और खिड़की से परछाई झांकी। निशा ने देखा, ऊपर से लाल साड़ी में एक औरत उतर रही थी, चेहरा आधा बालों में छिपा हुआ और हाथ में दिया। वो धीरे धीरे बोली, नीचे कौन रहता है? निशा डर के मारे बोल नहीं पाई। वो औरत मुस्कुराई, मेरा कमरा मत खोलना, वरना तुम भी यहां रह जाओगे। वो इतना कहकर धुंध में गायब हो गई। सुबह विवेक ने कहा, हम ये घर छोड़ देंगे। पर तभी उनकी बेटी चंपा बोली, नहीं पापा, मैं यहां खेलती हूं रोज। वो बोला, किसके साथ? दीदी के साथ, ऊपर वाली दीदी। निशा और विवेक ने एक दूसरे की तरफ देखा। निशा के हाथ से कप टूटकर जमीन पर गिर गया। शाम को जब विवेक दफ्तर गया तो निशा ने देखा, चंपा फिर सीढ़ियां चढ़ रही है। वो बोली, बेटी,
रुक जा। पर चंपा हंसते हुए बोली, मां, दीदी बुला रही है। उसने कहा, आज उसका जन्मदिन है। निशा दौड़ी ऊपर। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर देखा तो कमरा धूल से भरा था, पर बीच में एक केक रखा था, जलती मोमबत्तियों के साथ। और उसके सामने दो छायाएं बैठी थीं, एक चंपा की और दूसरी लाल साड़ी वाली औरत की। निशा चीखी और नीचे भागी। वो कमरे का दरवाजा बंद कर रोने लगी। पर नीचे की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, मेहमान को डराना बुरा होता है। उस रात के बाद घर में सन्नाटा छा गया। निशा चंपा को अपने पास सुला लेती थी, पर जब भी आंख लगती, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ जाती, धीरे धीरे, जैसे कोई लंबा घूंघट ओढ़े कमरे में घूम रहा हो। विवेक अब डरने लगा था। उसने मकान मालिक से जाकर कहा, बाबा, अब हम यह घर छोड़ना चाहते हैं। बाबा बोले, अगर तुमने ऊपर वाला कमरा नहीं खोला तो डर किस बात का? विवेक बोला, वो औरत हमारी बेटी के साथ खेलती है। रात को आवाजें आती हैं, दिए जलते हैं और केक तक रखा था। बाबा ने आंखें मूंद लीं और धीरे से बोले, शायद वो अब भी उस दिन का इंतजार कर रही है जब उसे माफ किया जाएगा। विवेक चौंका, माफ किया जाएगा? किस बात के लिए? बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। वो मेरी बेटी थी, नाम था राधा। मैंने ही उस पर शक किया था और गुस्से में उसे उस कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब दरवाजा खोला, वो फांसी पर लटक रही थी। मरने से पहले उसने लिखा था, मैं तब तक चैन नहीं लूंगी जब तक इस घर में फिर से कोई बेटी ना हंसे। विवेक का खून जम गया। तो क्या मेरी बेटी? बाबा बोले, हो सकता है वो उसकी जगह आई हो। उस रात विवेक ने दरवाजे पर ताला लगाया ताकि कोई ऊपर न जाए। पर आधी रात को जब आंख खुली तो ताले टूटा हुआ था और सीढ़ियों पर राख के पैरों के निशान थे, बच्चे के और औरत के। वो दौड़कर ऊपर गया। कमरा खुला था। अंदर लाल रोशनी थी और दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में वही औरत थी और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची। कमरे के बीच में झूला रखा था जो अपने आप झूल रहा था और झूले पर बैठी थी चंपा। हंस रही थी, पापा, दीदी ने मुझे नया झूला दिया है। विवेक कांप गया, बेटी नीचे चलो। पर तभी कमरे की दीवार से वही आवाज आई, क्यों डरते हो विवेक? मैं तो तेरी बेटी से प्यार करती हूं। मैं बस चाहती हूं वो यहां हमेशा रहे। वो औरत धीरे धीरे दीवार से बाहर आई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, जले हुए गाल, गर्दन पर रस्सी के निशान और आंखों में पानी की जगह धुआं। वो बोली, तुम लोगों को ये कमरा किराए पर नहीं लेना चाहिए था। ये अब मेरा घर है। विवेक ने चिल्लाया, तू चाहे जो हो, मेरी बेटी को छोड़ दे। वो मुस्कुराई, मैं उसे नहीं ले रही, मैं उसे लौटा रही हूं, क्योंकि जब मैं मरी थी वो मेरे अंदर थी। विवेक समझ नहीं पाया। वो बोली, मैं गर्भवती थी विवेक, मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया, अब वो तुम्हारे घर में जन्म लेकर लौट आया है। विवेक के पैर कांप गए। क्या मतलब? वो धीरे से बोली, तेरी बेटी मेरी बेटी है और अब वो मुझे पहचान चुकी है। नीचे निशा की चीख सुनाई दी। विवेक भागा। कमरे में देखा, निशा जमीन पर गिरी थी। उसके बाल किसी ने खींचे थे और दीवार पर लिखा था, मां बेटी एक हो गई हैं। चंपा गायब थी। विवेक ने पूरी रात घर में खोजबीन की, आंगन, रसोई, यहां तक कि कुएं तक, पर कोई नहीं मिला। बस हर जगह पायल की आवाज और किसी के गुनगुनाने की चंदन है इस देह की खुशबू। सुबह होने पर दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। विवेक ने खोला। वहां चंपा खड़ी थी, हाथ में वही दिया लिए जो राधा की तस्वीर में था। वो बोली, पापा, दीदी ने कहा है कि अब मैं यहीं रहूंगी, ऊपर वाले कमरे में। उस दिन के बाद चंपा रोज ऊपर जाती, वहां घंटों रहती और नीचे आने से मना करती। कभी कभी निशा जब ऊपर झांकती तो उसे दो लोगों की परछाई दिखती,
एक बच्ची और एक औरत दोनों झूले पर झूलते हुए हंस रही होती। धीरे धीरे चंपा की आवाज बदलने लगी। कभी वो बड़ों की तरह बोलती, कभी पुरानी बातें कहती। पापा, तुमने मुझे मारा क्यों था? विवेक डर गया। कौन मारा? क्या कह रही है तू? वो हंसी और बोली, मकान मालिक, वो तो मेरा बाप है। अब साफ हो चुका था। राधा की आत्मा पूरी तरह चंपा के अंदर समा चुकी थी और घर फिर से वैसा ही हो गया जैसा 5 साल पहले था। रात को ऊपर वाले कमरे से वही गाना आता, वही दिया जलता और वही आवाज। किराएदारों का वक्त खत्म हुआ। अब घर में सब कुछ बदल चुका था। निशा अब दिन में भी ऊपर वाले कमरे को देखकर कांप जाती थी। रात होते ही वहां दिया अपने आप जल उठता और हवा में वही चंदन और राख की गंध फैल जाती। चंपा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो कम बोलती, पर जब बोलती उसकी आवाज बदल जाती, कभी धीमी, कभी भारी, कभी किसी और की। कभी कभी वो कहती, माँ, मुझे ऊपर वाला कमरा अच्छा लगता है, वहां दीदी मुझे कहानी सुनाती है। निशा डर के मारे बोली, कौन दीदी? वो मुस्कुराई, राधा दीदी, जो अब मेरी मां बन गई है। विवेक ने सोचा, अब बहुत हुआ। वो बाबा के पास गया और बोला, आपने हमें धोखा दिया। आपकी बेटी अब हमारे बच्चे में बस चुकी है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता था कोई इस घर में रहे ताकि मेरी बेटी की आत्मा को चैन मिले, पर वो अब सिर्फ चैन नहीं, बदला चाहती है। विवेक गरज उठा, किससे बदला? बाबा बोले, मुझसे और अब तुमसे, क्योंकि मैंने ही उसे मारा था और तुमने उसकी जगह ली। विवेक सन्न रह गया। मतलब? बाबा ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारा चेहरा मेरे बेटे से मिलता है, वही जिसने राधा को धोखा दिया था। उसने राधा से शादी का वादा किया और भाग गया। राधा ने उसी दिन जान दी थी। अब वो तुम्हें उसी का रूप मान चुकी है। विवेक कांप उठा। घर लौटकर उसने देखा, ऊपर का कमरा खुला था और अंदर हंसी की आवाज आ रही थी। वो बोला, चंपा। अंदर गया तो कमरा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर पुराने पर्दे, टूटा आईना और फर्श पर राख का गोल चक्र बना था। बीच में चंपा बैठी थी और उसके सामने राधा की तस्वीर अपने आप झिलमिला रही थी, जैसे कोई अदृश्य लौ उसे छू रही हो। वो बोली, पापा, राधा दीदी कहती हैं कि आप झूठे हैं। विवेक ने डरते हुए कहा, बेटी, मैं तेरा पापा हूं, कुछ मत सुन। पर राधा की आवाज आई, झूठा, तूने मुझे भी ऐसे ही कहा था और फिर छोड़ गया। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, आईना टूट गया और उसके टुकड़ों में विवेक को खुद का चेहरा दिखा, पर हर आईने में उसका चेहरा किसी और आदमी का बनता जा रहा था, वही जो बाबा की पुरानी तस्वीर में था, राधा का प्रेमी। राधा की आत्मा चीखी, अब तू वही है जिसने मुझे मारा। अब तेरी बेटी मेरी होगी। वो दीवार से बाहर निकली। उसकी आंखें लाल, बाल धुएं की तरह उड़ते हुए और हाथ में वही रस्सी जो उसने अपनी जान लेने के लिए इस्तेमाल की थी। विवेक ने निशा को पुकारा, नीचे से पवित्र जल लाओ। निशा भागी, पर सीढ़ियां जैसे लंबी होती जा रही थीं। हर कदम पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मां, मुझे क्यों छोड़ा? विवेक ने बेटी को पकड़ा। चंपा, मेरी बात सुन, तू मेरी बेटी है। वो बोली, नहीं, मैं राधा की बेटी हूं और उसने कहा है अब मैं उसके साथ रहूंगी। राधा की आत्मा झूले पर बैठ गई और बोली, इस बार कोई धोखा नहीं होगा। विवेक, इस बार मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। वो रस्सी उठाने लगी। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने आत्मा का हाथ पकड़ा, ठंडी बिजली का झटका उसके शरीर में दौड़ गया। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। राधा, उसका मरना, बाबा की चीख
और वो पुराना घर। अचानक निशा ऊपर पहुंची। उसके हाथ में गंगा जल था। वो चिल्लाई, भगवान के नाम पर रुक जाओ, और उसने पानी छिड़का। एक पल के लिए कमरा नीली रोशनी से भर गया। राधा चीखी, नहीं, ये घर मेरा है। फर्श में दरार पड़ी और हवा में राख उड़ने लगी। चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। राधा की आत्मा हवा में घुलती गई, पर जाते जाते बोली, मैं लौटूंगी जब कोई फिर इस कमरे को खोलेगा। अगली सुबह घर फिर शांत था। चंपा ने आंखें खोलीं। वो बोली, मां, मुझे याद नहीं क्या हुआ। निशा ने उसे सीने से लगा लिया। पर विवेक अब चुप था। वो दीवार को देख रहा था। जहां रात में आग की लपटें उठी थीं, वहां अब भी एक काले हाथ का निशान था, और उसके नीचे लिखा था, किराएदार फिर लौटेंगे। रात को जब सब सो गए, नीचे वाले कमरे की खिड़की से हवा आई। उसके साथ वही पायल की आवाज, छन छन, और आईने पर धुंधली लिखावट, मेरा कमरा बंद मत रखना। उस रात के बाद से सब कुछ सामान्य दिखने लगा। घर में अब कोई आवाज नहीं आती थी। सीढ़ियां शांत थीं और ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद था। विवेक ने सोचा, अब सब खत्म हो गया है। लेकिन उसे नहीं पता था, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस नया चेहरा ढूंढ लेती हैं। 3 महीने बीत गए। विवेक फिर अपने काम में लग गया। निशा ने मंदिर जाना शुरू किया और चंपा स्कूल। सब कुछ ठीक था, पर कभी कभी चंपा रात में उठकर खिड़की की तरफ देखती और मुस्कुरा देती। निशा ने पूछा, क्या देख रही है बेटी? वो बोली, दीदी आई हैं, वो कहती हैं अब वो डरती नहीं है। निशा ने सोचा, शायद बच्ची का भ्रम होगा। पर उस रात जब निशा ने खिड़की से बाहर झांका, तो झील के पास एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके हाथ में दिया था और आंखों में वही पुरानी चमक। अगले दिन विवेक ने फिर उस कमरे को बंद करने का सोचा। वो बोला, अब ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा। उसने दरवाजे पर ताला लगाया, लेकिन उसी वक्त ऊपर से धीमी आवाज आई, किराएदारों को बंद नहीं करते। विवेक रुक गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे की खिड़की से किसी का चेहरा झांक रहा था। वो चंपा थी। वो बोली, पापा, दीदी कहती हैं कमरे में अब कोई नहीं रहता। रात को सब सो गए। करीब 2 बजे विवेक की आंख खुली। सीढ़ियों से फिर वही ठक 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 की आवाज। उसने टॉर्च उठाई और ऊपर गया। दरवाजे का ताला टूटा पड़ा था। अंदर झांका। कमरा अब वैसा नहीं था। पुराने पर्दे फिर से टंगे थे। झूला वहीं झूल रहा था और फर्श पर राख से लिखा था, स्वागत है विवेक। वो डर के मारे पीछे हट गया, पर तभी उसके पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो? वो मुड़ा। वहीं खड़ी थी राधा, सफेद चेहरे पर आधी मुस्कान और आंखों में वही आग। वो बोली, मैंने कहा था मैं लौटूंगी, क्योंकि तुमसे मेरा हिसाब अधूरा है। विवेक चिल्लाया, तूने सब ले लिया मेरी बेटी, मेरा चैन, मेरा घर, अब और क्या चाहिए? राधा मुस्कुराई, मुझे मेरा घर नहीं चाहिए, मुझे तेरा शरीर चाहिए। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा चलने लगी और दीवारों पर वही नाम उभरने लगे, राधा, विवेक, चंपा। राधा धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, तू वही आदमी है जिसने मुझसे वादा किया था। अब तू वही बनेगा मेरे साथ हमेशा के लिए। वो झपटकर विवेक के पास पहुंची, उसकी ठंडी हथेली विवेक के माथे पर रखी और एक चीख गूंजी, अब तू मेरा है। नीचे निशा ने आवाज सुनी और ऊपर भागी। दरवाजा बंद था, पर अंदर से रोशनी चमक रही थी। वो चिल्लाई, विवेक, दरवाजा खोलो। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर सन्नाटा। झूला हिल रहा था और फर्श पर राख का चक्र बना था। वो बोली, विवेक। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, सफेद कुर्ता, लाल आंखें और होठों पर मुस्कान। वो बोला, राधा अब नहीं आएगी, क्योंकि वो यहीं है। निशा ने पीछे हटते हुए कहा, तुम विवेक नहीं हो। वो हंसा, नहीं, अब मैं और राधा एक हैं। उस दिन के बाद विवेक का कोई अता पता नहीं चला। लोगों ने कहा उसने घर छोड़ दिया, पर निशा जानती थी वो कहीं गया नहीं, बस घर बदल गया। अब कभी कभी रात को ऊपर वाले कमरे से आवाज आती, दिया जलाओ, किराएदार आ गए हैं। और सुबह घर की दीवारों पर राख से लिखा होता, किराए का कमरा खाली नहीं है। कई साल बाद भैरव टोला में फिर एक नया परिवार आया। मकान मालिक वही बूढ़ा बाबा ने वही कहा, बस ऊपर मत जाना, किराया आधा कर दूंगा। नए किराएदार ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बाबा, ऊपर कौन जाएगा। और उस रात जब हवा चली, ऊपर वाले कमरे की खिड़की धीरे से खुली। अंदर से एक औरत की आवाज आई, स्वागत है किराएदार दोस्तों। आज की यह रहस्यमयी रात यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और सिहरन भरी घटना के साथ। तब तक खामोशी को सुनते रहिए।